एक पानी बॉटल नीचे से मंगा दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का इस संदेश एकेडमी के ऑनलाइन चैनल संदेश विद रवि सिंह में वेलकम करता हूं। आज फ्रेंड्स हम शुरुआत करने वाले हैं ज्योग्राफी की कुछ विशेष कक्षा को। अगर बात किया जाए तो हाल फिलहाल में आप सभी लोगों का एक एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी जीडी का वनडे लेवल का एग्ज़ाम है। उस वनडे लेवल के एग्ज़ाम को फोकस करते हुए आज हम चर्चा करेंगे एसएससी जीडी पर किस प्रकार से ज्योग्राफी को हम मूव कराएंगे और भूगोल विषय के प्रश्नों के किस श्रृंखला को किस तरह से आगे आगे बढ़ाएंगे, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज का जो विषय है ये इंट्रोडक्शन क्लास है। भूगोल विषय में किस प्रकार के प्रश्न आने की आपकी संभावना रहेगी, साथ में अगर बात किया जाए तो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, इन सारे विषयों पर आज मैं चर्चा करूंगा। अपने बारे में आज पहली क्लास है, शुरुआत है हमारी। तो हमारी इस फर्स्ट मीटिंग में मैं बताऊं कि लंबे समय अंतराल का मेरे पास अनुभव है, लगभग 12 से 14 वर्षों के अध्यापन का अनुभव है, जिसके द्वारा मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जो भी इस एग्ज़ाम को टारगेट करने जा रहे हैं, आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो को देखने के साथ लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय, यानी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका जियोग्राफी। आज भूगोल विषय की शुरुआत करेंगे हम। दोस्तों, अगर बात किया जाए भूगोल विषय की, तो भूगोल विषय में आपके एग्जाम में अगर हम जीडी की बात करते हैं तो फैक्ट बेस प्रश्नों की संख्या अधिक देखने को मिलती है, यानी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना दिखाई देती है। बैक ईयर्स के पेपर देखते हैं या अन्य पेपर देखते हैं तो उस माध्यम से हमें दिखाई देता है कि पिछले वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न आ रखे हैं, तो वहां पर हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर ध्यान देते हैं, यानी फैक्चुअल बेस्ड प्रश्नों की संख्या अधिक दिखती है। फैक्ट के साथ साथ कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न भी आते हैं, यानी अगर बात किया जाए तो कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्नों की भी संख्या हमें दिखाई देती है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम जो पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, कॉन्सेप्चुअल चीजों को भी लेकर के आगे बढ़ाएंगे। इसमें भूगोल विषय में अगर मैं बात करूं तो बैक ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा और साथ के साथ आपको डेली अपने इस क्लास के माध्यम से रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होगा, यानी भूगोल विषय का लगातार आपको रेगुलर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इस प्रैक्टिस सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो जो हम प्रैक्टिस करेंगे, इस प्रैक्टिस में आपके बैक ईयर के पेपर होंगे, यानी बैक ईयर के क्वेश्चंस होंगे। बैक ईयर के यानी पिछले वर्षों के प्रश्नों के साथ साथ आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आप भूगोल विषय में पिछले वर्षों के प्रश्नों का अध्यापन करेंगे, देखेंगे, और साथ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या जिनके आपकी परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा संभावना मौजूद होगी, उन पर चर्चा करेंगे। तो मेरे पढ़ाने का जो तरीका होगा, यानी प्रैक्टिस सेशन में आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए तो
आप सभी लोग इस भूगोल विषय में, ज्योग्राफी में अगर हम बात करें, भूगोल सेक्शन को, ज्योग्राफी सेक्शन को हम दो सेक्शन के रूप में देखते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आगे आपके पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, जिसके आधार पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, यानी आपके प्रैक्टिस सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप उठा सकते हैं। तो पहला काम आपको ये करना है कि जो मैं आपको बता रहा हूं इसी बेसिस पर आपको अपना अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई कैसे करोगे? तो पढ़ाई करने का बच्चों अगर तरीका दोस्तों यह होगा कि भूगोल विषय में दो सेक्शन होता है, एक विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल का टॉपिक होता है, दूसरा विश्व भूगोल के साथ अगर मैं बात करूं तो आपका होता है भारत का भूगोल, यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कहें या इंडियन ज्योग्राफी कहें। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो आप विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल इस दो सेक्शन को लेकर के चलेंगे। साथ में आपका एस्ट्रोनॉमी या खगोलिकी से भी कभी कभी कुछ प्रश्न आपको मिल जाते हैं, यानी वनडे लेवल के एग्जाम की अगर बात करूं तो आपके एग्जाम में कभी कभी आपका खगोलिकी या एस्ट्रोनॉमी का भी प्रश्न मिलता है। ठीक है, तो आप सब यह भी ध्यान रखेंगे कि आप जो अपनी पढ़ाई का रिदम बनाएंगे, तैयारी करेंगे, तो इसी प्रकार से विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और एस्ट्रोनॉमी को लेकर के चलेंगे। भूगोल विषय के साथ पर्यावरण का सेक्शन भी जुड़ता है। अगर बात किया जाए तो आपका पर्यावरण का सेक्शन भी इसमें जुड़ता है। यानी अगला भूगोल के साथ साथ जो विषय है वो है पर्यावरण या एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को भी हम देखेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके, उन पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक चर्चा यहां पर की जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से पढ़ेंगे। आज मैं चर्चा करता हूं, ओवरऑल एक ज्योग्राफी का प्रीव्यू आपके सामने रखता हूं कि भूगोल विषय पूरी तरीके से कैसे आप सभी लोग जाने कि भूगोल है क्या, भूगोल के अंतर्गत आप क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, कैसे जानेंगे चीजों को, इन सारी चीजों के बारे में एक बार नजर डालते हैं। चलिए, आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाइएगा। जुड़ने के साथ दोस्तों एंजॉय के साथ पढ़िए, एकदम मजे के साथ पढ़ना है और अच्छा करके आना है। सिलेक्शन सभी को लेना है। आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें आप सभी लोगों को बेहतर करके आना है और उस बेहतर का परफॉर्मेंस आपको एग्जाम में दिखाना है। आपकी पढ़ाई को खुद ही को कर बुलंदिता कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो बस इसी आधार पे काम करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम भूगोल की बात करते हैं, भूगोल विषय में पहली बात तो हम प्राकृतिक संरचना या फिजिकल चीजों की बात करते हैं। प्राकृतिक चीजों का अध्ययन करते हैं, फिजिकल चीजों का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक रूप से जिन चीजों का हम अध्ययन करते हैं उसमें पर्वत, पठार, पहाड़ी यानी हिल्स, नदियां, घास भूमि क्षेत्र,
पर्वत हो गया, पठार हो गया, पहाड़ियां हो गई, नदियां हो गई, घास भूमि क्षेत्र हो गया। इसके अलावा अगर बात किया जाए घास भूमि के बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो आपका मैदान, मैदान के बाद प्रमुख आपकी झीलें, लेक्स, झील हो गई, तालाब हो गए, साथ के साथ कुछ आपके प्राकृतिक रूप से घटने वाली घटनाओं पर भी हम चर्चा करते हैं, जैसे ज्वालामुखी, कहां पर कौन सी ज्वालामुखी पर्वत है या उनकी संरचना कैसी है, क्या निर्माण की प्रक्रिया रही, यानी ज्वालामुखी संरचना हो गई। भूकंप, अर्थक्वेक, कहां पर किस प्रकार के भूकंप आते हैं, भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करते हैं। कहां पर? यहां पर आपके भूगोल विषय में, प्राकृतिक चीजों में। इसके अलावा, प्राकृतिक के अलावा जब हम राजनीतिक चीजों की तरफ बढ़ते हैं, पॉलिटिकल चीजों की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं आपके देश के अंदर स्थित राज्य, राज्यों के अंदर प्रमुख शहर, साथ में देश के अंदर निवास करने वाली, इसी में जुड़ता है आपका जनसंख्या, जनसंख्या आदि हो गया। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीजों का हम अध्ययन करते हैं या इनसे जुड़ी हुई चीजों को जब हम देखते हैं तो वह आता है आपका भूगोल विषय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? आपका भूगोल विषय के अंतर्गत आता है, जिसके बारे में हम विस्तार से चीजों को देखते हैं। तो आज इस संक्षिप्त क्लास में अगर मैं बात करूं तो पूरे भूगोल विषय को मैं एक ट्रेलर के रूप में आपके सामने रखूंगा। जैसे सामान्य रूप में एक प्रीव्यू होता है कि पूरे के पूरे भूगोल विषय का एक छोटा सा वीडियो चित्र आपके सामने रखता हूं, जिसके आधार पर हम आगे शुरुआत करेंगे। साथ में दोस्तों आपको मैं बताऊं कि प्रयागराज में हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भूगोल विषय एक परिचय के रूप में। अब अगर ज्योग्राफी की बात किया जाए तो दोस्तों भूगोल विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो हमारे चारों तरफ फैली हुई प्राकृतिक संरचना ही है। उस प्राकृतिक यानी पृथ्वी की संरचना का अध्ययन ही हम इसके अंतर्गत करते हैं। यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो मैं मानचित्र बना रहा हूं फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए तो आप सभी ध्यान रखेंगे ये विश्व का एक मानचित्र है जो लगभग आपके सामने मैं बना रहा हूं अप्रॉक्सीमेट, जिसके आधार पर मैं कुछ चीजें डिस्कस करूंगा आपको।
इस मानचित्र के द्वारा हम काफी सारी चीजों को देखेंगे। तो यह मानचित्र आपका, अगर मैं बात करूं, यहां पर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से लगभग विश्व का मानचित्र आपका इस प्रकार का होगा। अगर हम विश्व मानचित्र की बात करें तो विश्व का मानचित्र लगभग इसी प्रकार का होगा। और इस विश्व मानचित्र की अगर बात किया जाए सामान्य रूप में, तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि इस विश्व मानचित्र में ये आपका उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, दिशा आप सभी लोगों को जानकारी होगी ही, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। उत्तरी अमेरिका के बाद ये दक्षिणी अमेरिका का रीजन है, साउथ अमेरिका है। ये अफ्रीका का रीजन है, ये यूरोप है। यूरोप के बाद इधर आएंगे तो ये एशिया का हिस्सा है। एशिया के बाद ये ऑस्ट्रेलिया है। ये आपका इंडोनेशिया आदि का रीजन है। ये जापान द्वीप समूह है। ठीक, तो अब विश्व मानचित्र में जब हम पश्चिम से पूरब जाते हैं तो महाद्वीपीय श्रृंखला में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया का रीजन आता है। दक्षिण में ये जो संरचना मैंने बताई है, ये है आपका अंटार्कटिका। क्या है दोस्तों? अंटार्कटिका है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी पर स्थित महाद्वीपों की बात करें तो यही महाद्वीप मौजूद हैं। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जिसे आज ओशेनिया के नाम से जाना जाता है। ओशेनिया के बाद अंटार्कटिका महाद्वीप। इन महाद्वीपों की श्रृंखला में अगर हम बात करें तो आप देखिए, अब हम चर्चा करते हैं महासागरों की। किसकी? महासागरों की। महासागर में यह है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है दोस्तों? फ्रेंड्स, तो आप बच्चों याद रखेंगे कि यह प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। यह मध्य में अगर बात कर रहे हैं तो यह है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक महासागर का रीजन है। अटलांटिक महासागर के बाद जब इस भारत के नीचे आओगे आप तो, और अफ्रीका से पूर्वी हिस्से में, ऑस्ट्रेलिया से पश्चिमी हिस्से में, तो हिंद महासागर का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? हिंद महासागर का क्षेत्र है। इस हिंद महासागर के बाद जब हम पूरब की तरफ जाएंगे तो यहां पर फिर आप देखेंगे कि यह प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दक्षिण में अंटार्कटिका है। अब यह रीजन दक्षिण की तरफ, यह रीजन दक्षिण की तरफ और यह रीजन दक्षिण की तरफ, यानी अगर मैं यहां से शुरू करूं तो ये सारा का सारा क्षेत्र आपका 3 महासागरों का जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यानी प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा, अटलांटिक महासागर का दक्षिणी हिस्सा
और हिंद महासागर का दक्षिणी हिस्सा, जब यह सभी आपस में जुड़ जाता है और अंटार्कटिका के चारों तरफ फैलता है तो इसी को हाल फिलहाल में नाम दिया गया है दक्षिणी महासागर। अभी इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है इस महासागर को। तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि अगला महासागर आपका दक्षिण में स्थित कौन सा महासागर हुआ? दक्षिणी महासागर हुआ, सदर्न ओशन हुआ। सदर्न ओशन या दक्षिणी महासागर पूरी तरह से अंटार्कटिका को घेरे हुए है, चारों तरफ से यह अंटार्कटिका से को घेर के रखे हुए हैं। अब जब हम उत्तरी अमेरिका के उत्तर, यूरोप और एशिया के उत्तर जाते हैं तो यहाँ पर आर्कटिक महासागर का क्षेत्र है, यानी उत्तर का हिस्सा आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। क्लियर है? तो आप सभी यह भी ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है कि उत्तर का रीजन आपका आर्कटिक महासागर का है। तो इस छोटे से मानचित्र के माध्यम से आपने क्या पढ़ा, क्या जाना? तो आपने जाना कि प्रशांत महासागर आपका, अब इस मानचित्र को अगर निकाल करके मैं जोड़ दूं तो जोड़ने पर पूरी ग्लोब की संरचना निर्मित हो जाएगी। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप है या प्रतिकृति है, यानी जैसी पृथ्वी होती है उसका ही प्रतिरूप या प्रतिकृति आपका क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। अब यह प्रशांत महासागर का हिस्सा और यह प्रशांत महासागर का हिस्सा आपस में जुड़ जाएगा ग्लोब पर, और जब जुड़ेगा तो इसका मतलब है प्रशांत महासागर के एक किनारे पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है पूर्वी हिस्से पर, प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से पर आपका एशिया का रीजन है, यानी जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारे रीजन हैं, और साथ में यह ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, न्यूजीलैंड का रीजन है, यहीं पर माइक्रोनेशिया, मालेनेशिया, पोलिनेशिया जैसे कंट्रीज मौजूद हैं इसी रीजन में जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ठीक है? जब हम हिंद महासागर की बात करते हैं तो हिंद महासागर से जुड़ने वाला अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, यानी भारत का दक्षिणी हिस्सा, और ये सारी चीजें हिंद महासागर से जुड़ती हैं। अटलांटिक महासागर की जब बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी हिस्सा, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी हिस्सा, आपका यूरोप का पश्चिमी हिस्सा, अफ्रीका का पश्चिमी हिस्सा, पूरी तरीके से अटलांटिक महासागर से जुड़ने वाला हिस्सा है। ठीक है? तो ये एक आपके विश्व के मानचित्र का प्रीव्यू रहा। अब सबसे बड़ी बात है कि इसी पूरे क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो कुछ महत्वपूर्ण पूरे विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं। उन पर्वत श्रृंखलाओं को इसी चलिए, उम्मीद कर रहा हूं आपने इसे दिमाग पे बिठा लिया। अब विश्व में फैली हुई कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के लगभग पश्चिमी किनारे पर यहां पर एक लंबी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला को नाम देते हैं हम रॉकी पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, फोल्डेड माउंटेन्स है। बिल्कुल याद रखिएगा, धमाकेदार चीज है, आप सभी लोगों को याद रखना है महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। रॉकी पर्वत श्रृंखला के बाद दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर एक लंबी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला को नाम देते हैं एंडीज। क्या नाम दिया जाता है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर मौजूद है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
विश्व की सबसे लंबी मोड़दार पर्वत श्रृंखला है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। अब रॉकी और एंडीज की अगर मैं बात करूं तो सामान्य रूप में इन्हें पश्चिमी कॉर्डिलेरा भी कहा जाता है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी कॉर्डिलेरा के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा का सीधा सा मतलब है सामान्य रूप में कि पश्चिम में स्थित मोड़दार पर्वत श्रृंखला। इसका जन्म कैसे हुआ, कैसे निर्माण हुआ, कभी फिर चर्चा करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। इसके बाद अफ्रीका में आए तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है एटलस पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? एटलस पर्वत श्रृंखला है, याद रखेंगे। ये सभी याद रखिएगा मोड़दार पर्वत श्रृंखला हैं। किस प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। एटलस के बाद जब हम यूरोप के रीजन में आते हैं तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे आल्प्स के नाम से जाना जाता है। ALPS, आल्प्स, जिसे आल्पस भी कहते हो आप बोलचाल की भाषा में, लेकिन वह आल्प्स है। तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला आपके यूरोप में मौजूद है। कहां पर मौजूद है? यूरोप में मौजूद है। खास करके फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया आदि के रीजन में अगर बात किया जाए तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला मौजूद है। इसके बाद यूरोप और एशिया के डिवाइडर के रूप में अगर बात किया जाए तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम नाम देते हैं यूराल पर्वत श्रृंखला। क्या नाम देते हैं? यूराल पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि इस रीजन के बाद यहां पर अगर हम आते हैं तो यहीं पर आपका ब्लैक सी और ये कैस्पियन सागर का रीजन भी मौजूद है। ठीक है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। अगर बात करें यूराल पर्वत श्रृंखला की तो यूराल पर्वत श्रृंखला प्रमुख रूप से यूरोप और एशिया का विभाजक है। यानी यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित यह पर्वत श्रृंखला है जिसे हम यूराल पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। इस यूराल पर्वत श्रृंखला के बाद जब हम पहुंचते हैं तो भारत के इस हिस्से पे एक लंबी पर्वत श्रृंखला इस हिसाब से मौजूद है जिसे आप हिमालय के नाम से जानते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। भारत के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। अगर बात किया जाए चीन और आपके नेपाल आदि के रीजन में, भूटान आदि के रीजन में मौजूद यह पर्वत श्रृंखला विश्व की सर्वाधिक ऊंची मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। यानी विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई वाली मोड़दार पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। आप सभी ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब हम ऑस्ट्रेलिया के रीजन में आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। किस नाम से जानते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्लियर है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पर आपको मिली ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला। जब हम अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में आते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में यह आपके दक्षिण अफ्रीका स्थित है और दक्षिण अफ्रीका में ही एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है जिसे ड्रैकेंसबर्ग कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ड्रैकेंसबर्ग के नाम से जाना जाता है। तो आपने क्या देखा कि विश्व की कुछ प्रमुख मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं, फोल्डेड माउंटेन्स, उन मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं में आपने जाना कि उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, अफ्रीका में एटलस और दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग, यूरोप में आल्पस, यूरोप और एशिया के मध्य में यूराल पर्वत श्रृंखला,
एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यह महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं विश्व की जो एक नजर में आपने देख ली। बस केवल आपको महाद्वीप याद रखना है कि कौन सा किस महाद्वीप में है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो मित्रों, फ्रेंड्स, आप सभी याद रखेंगे इसको। अब देखिए, इन पर्वत श्रृंखलाओं के बाद अगली बारी आती है कुछ महत्वपूर्ण नदियों की। एक बार एक नजर डाल लेते हैं, विश्व की कुछ महत्वपूर्ण नदियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। कभी अरावली की अगर बात आ जाए तो याद रखिएगा, अरावली भी प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। और है कहां? तो भारत के इस दक्षिणी हिस्से में, राजस्थान आदि के हिस्से में मौजूद है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात के उत्तरी क्षेत्र से लेकर के राजस्थान और हरियाणा आदि और दिल्ली के रीजन तक फैली हुई विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन है, लगातार कट फट गई, घिसने पिटने के कारण, मौसम आदि के कारण पूरी तरीके से वो डैमेज हो गई, इसीलिए उसे अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला या रेजिडुअल माउंटेन्स कहा जाता है। अवशिष्ट का मतलब होता है अवशेष। अवशेष का मतलब ऐसा हिस्सा जो बचा हुआ है, कटा फटा है, अंतिम हिस्सा है। तो वर्तमान में अरावली पर्वत श्रृंखला छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में व्याप्त है, जिसे हम अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में जानते हैं। क्लियर है? ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, उससे अगली क्लास आपकी और बेस्ट होगी। ठीक है? अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो शेयर भी करिएगा, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग देख सके। तो चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। इसी में अब हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख नदियों पर। केवल मानचित्र के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। विश्व की प्रमुख नदियों पर एक नजर डाल लेते हैं। विश्व की प्रमुख नदियों में अगर हम बात करें, देखिए, उत्तरी अमेरिका की एक नदी है जो इस रीजन में मौजूद है, जिसका नाम है यूएसए में मौजूद महत्वपूर्ण नदी के रूप में जाना जाता है मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी? मिसिसिपी नदी। अब नदियों की चर्चा कर रहे हैं, मैं पर्वत श्रृंखला थोड़ा सा हटा रहा हूं जिससे मुझे प्लेस मिल जाए आप सभी लोगों को बताने के लिए। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर मैंने बताया कि यूएसए में एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी। कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी है। और मिसिसिपी नदी की विशेषता क्या है? पहली बात तो यूएसए के महत्वपूर्ण आपके कृषि क्षेत्र में फैली हुई है। मिसिसिपी और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र ही आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, मजेदार क्षेत्र है, जहां पर ही सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन होता है। मक्का पेटी की बात किया जाए तो, हस्बेंड्री फार्मिंग की बात किया जाए तो, या पशुपालन व्यवस्था की बात किया जाए तो, सब कुछ मिसिसिपी नदी के आसपास और ग्रेट लेक्स के आसपास ही होता है। ग्रेट लेक्स की चर्चा बाद में करेंगे। तो मिसिसिपी नदी का संबंध यूएसए से है, उत्तरी अमेरिका में। इसके बाद इसी रॉकी पर्वत श्रृंखला से निकल करके एक नदी बहती है और जाकर के यहां गिर जाती है। इस महत्वपूर्ण नदी का नाम है आपके दक्षिण अमेरिका में जो है अमेजन रिवर। सबने नाम सुना होगा इसका, अमेजन नदी। और यह अमेजन नदी की जब मैं बात करता हूं तो अमेजन नदी आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है, यानी विश्व की सर्वाधिक चौड़ी नदी है। इसकी विशेषताओं में याद रखिएगा, इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, विश्व की सर्वाधिक चौड़ी नदी है,
चौड़ी होने के साथ साथ सर्वाधिक पानी या जल की उपलब्धता इसी नदी में है, और विश्व का सर्वाधिक घना जंगल, जिसे आप सेलवास के रूप में जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, सेलवास के रूप में जानते हैं, वह यही मौजूद है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम अमेजन का जंगल या अमेजन फॉरेस्ट के कहते हैं। क्या कहते हैं, अमेजन का जंगल या अमेजन फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है, जो यहीं पर मौजूद है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और यह विश्व की सर्वाधिक चौड़ी, सर्वाधिक पानी वाली, सर्वाधिक घने वन क्षेत्र से गुजरने वाली नदी है। एनाकोंडा का नाम सबने सुना होगा, उसका चित्र तो देखकर के ही डर लग जाता है कि कोई बचता भी होगा इस सर्प से। तो एनाकोंडा नाम का जो सर्प है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है, अमेजन के क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो अमेजन नदी, और यहाँ पे जो देश है वो ब्राजील है, यानी अमेजन का सर्वाधिक क्षेत्र ब्राजील देश में मौजूद है। किस देश में मौजूद है अमेजन का सर्वाधिक क्षेत्र, तो आप याद रखेंगे ब्राजील में मौजूद है। ब्राजील की अगर बात करूं तो ब्राजील क्षेत्रफल के आधार पर 5वें स्थान पर स्थित है, यानी विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देशों में 5वें स्थान पर है, और जनसंख्या में भी 5वें स्थान पर है। सभी लोग याद रखिएगा कि ब्राजील एक ऐसा देश है जो जनसंख्या में भी 5वें स्थान पर है, और अगर बात किया जाए तो आपका क्षेत्रफल में भी 5वें स्थान पर मौजूद है। अमेजन के बाद अगर हम बात करते हैं तो अन्य कई नदियां हैं अमेजन की, सहायक नदियां हैं, पुरुष है, जुड़वा है, तापाजोस है, नीग्रो है, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। दक्षिण की तरफ आओगे तो पराना, पराग्वे का रीजन है, ये सारे दक्षिण अमेरिका में, लेकिन प्रमुख सबसे बड़ी नदी अमेजन ही है। जब आपके अफ्रीका के रीजन में आते हैं, आप कहाँ आ गए, हम अफ्रीका महाद्वीप में आ गए, और अफ्रीका महाद्वीप में जब हम पहुंचते हैं तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप में, क्योंकि यहां से इक्वेटर गुजरती है, इक्वेटर का मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को काटते हुए एक नदी ऐसे बहती है और 2 बार काटते हुए ऐसे गिरती है। इस नदी को हम नाम देते हैं आपका, यहां पर एक देश है कांगो, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और ये जो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो नाम का देश है, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम जायरे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जायरे कहते हैं फ्रेंड्स। तो उसी के नाम पर इस नदी को कांगो नाम दिया गया है, यानी ये इस नदी का नाम है कांगो, या इसी को हम जायरे भी कहते हैं। इस नदी को भी जायरे नदी के नाम से जानते हैं, देश को भी और नदी को भी। तो अफ्रीका की कांगो नदी जो विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को 2 बार पार करती है, सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में जानी जाती है। क्लियर है, कौन सी नदी, जायरे या कांगो नदी। साथ में अफ्रीका में ही इसी रीजन के पास से आगे बात करेंगे, एक नदी आती है और ऐसे बहते हुए लंबी दूरी तय करते हुए उत्तर की तरफ जा करके यहां पर भूमध्य सागर में गिर जाती है। कहां गिरती है, ये है आपका भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। क्लियर, भूमध्य सागर में गिर जाती है, और इस भूमध्य सागर में गिरने वाली नदी का नाम तो आप सभी जानते होंगे, इसका नाम है नील नदी। याद आ गया, अब सभी को याद आ गया होगा नील नदी नाम लेते ही, क्यों, क्योंकि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, क्यों कि मिस्र में ही जहां सहारा जैसा मरुस्थल मौजूद हो, रेगिस्तान हो चारों तरफ, अफ्रीका के उत्तरी रीजन में ये सारा सहारा मरुस्थल है, वहां पर नील नदी वरदान है, कृषि के लिए वरदान है, पानी जल पीने के लिए भी चाहिए, दैनिक जीवन के लिए भी चाहिए, इन सारी चीजों के लिए एक वरदान के रूप में काम करता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं, जो सहारा मरुस्थल में मौजूद है, और विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्लियर,
चलिए, इस नील नदी के बाद अगर बात किया जाए तो दोस्तों अफ्रीका में ही और कई नदियां हैं। लिम्पोपो है, लिम्पोपो के बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ऑरेंज नदी है अफ्रीका के रीजन के पास। इधर आपके नाइजर नदी है आपके पश्चिमी हिस्से में। तो अन्य नदियों पर चर्चा बाद में करेंगे। तो आपने जाना नील नदी के बारे में और कांगो नदी के बारे में। अभी तक आपने नदियों में यूएसए में मिसिसिपी, आपके दक्षिण अमेरिका में ब्राजील आदि के रीजन में अमेजन, जायरे के रीजन में यानी डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं, वहां पर कांगो नदी, और उत्तरी रीजन में नील नदी के बारे में जान गए। क्लियर है? ये सारी नदियां एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद जब हम यूराल के रीजन के पास आते हैं तो यूराल के रीजन से एक नदी निकल करके आती है और आपके कैस्पियन सागर में गिर जाती है जिसका नाम है यूराल। कौन सी नदी है? यूराल नदी, यूरोप की नदी है। यूराल के बाद एक नदी इसी रीजन से आकर के ऐसे बहते हुए आकर के कैस्पियन सागर में गिरती है, वोल्गा नदी। कौन सी? वोल्गा। ध्यान से मेरी आवाज सुनिएगा। वोल्गा नदी, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी के रूप में भी जाना जाता है। साथ में यूरोप की ही एक प्रमुख नदी है जो बहती हुई एक लंबी दूरी तय करते हुए आती है और आकर के ऐसे आते हुए आपके काला सागर में गिर जाती है जिसे डैन्यूब कहते हैं। इसका नाम भी आप सबने सुना होगा, डैन्यूब नदी। यूरोप की दूसरी सबसे प्रमुख नदी डैन्यूब नदी है। कौन सी नदी है? डैन्यूब नदी है। क्लियर है? तो यूरोप में तीन नदियां आपने जाना, डैन्यूब, वोल्गा और यूराल। वोल्गा यूराल का संबंध कैस्पियन सागर से। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी, डैन्यूब दूसरी सबसे लंबी नदी, लेकिन गिर कहां रही है? काला सागर में, ब्लैक सी में। याद रखिएगा दोनों का अंतर। जब आप अब आ जाते हैं एशिया के रीजन में, तो एशिया में चाइना में बहने वाली यांगसी नदी, सीक्यांग नदी, ठीक है, ह्वांगहो, ये सारी नदियां महत्वपूर्ण नदियों के रूप में जानी जाती हैं। यांगसी या यांगसी जिसे कहते हैं, यांगसी के बाद ह्वांगहो और सीक्यांग नदी, ये तीन नदियां सबसे महत्वपूर्ण नदियों के रूप में जानी जाती हैं जो चीन के पूर्वी किनारे में मौजूद है। ठीक है। भारत में जब आते हैं तो भारत की महत्वपूर्ण नदियों में अगर बात किया जाए तो ब्रह्मपुत्रा हो गई, गंगा हो गई, सिंधु हो गई। इन तीन नदियों का उत्तर भारत में सबसे प्रमुख योगदान है, जिसमें सिंधु का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी क्षेत्र और ब्रह्मपुत्रा का मैदानी क्षेत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र मौजूद है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, गोदावरी है, बहुत सारी नदियां हैं भारत में जिस पर हम चर्चा करेंगे समय के साथ। जब हम पहुंचते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के रीजन में, तो एक बहुत प्रमुख पंक्ति है ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नदियों के बारे में कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख नदियां कौन कौन सी अगर बात किया जाए तो कूपर है, स्वान है, ठीक है। ये सारी नदियां कहां हैं? ऑस्ट्रेलिया में है, जिसमें प्रमुख पंक्ति है मर्रे, डार्लिंग, कूपर, स्वान। मर्रे, डार्लिंग, कूपर, स्वान ऑस्ट्रेलिया की नदी महान। कौन कौन सी? फिर से सुनिए, मर्रे, डार्लिंग, कूपर, स्वान ऑस्ट्रेलिया की नदी महान। यानी मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया में है, डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में है, कूपर नदी ऑस्ट्रेलिया में है और स्वान नदी ऑस्ट्रेलिया में है। इसीलिए यह पंक्ति बनाई गई है, मर्रे, डार्लिंग, कूपर, स्वान ऑस्ट्रेलिया की नदी महान। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में हमने चर्चा किया विश्व मानचित्र पर। विश्व मानचित्र में हमने महासागर को देखा, महाद्वीप को देखा, महाद्वीपों में कुछ महत्वपूर्ण पर्वतीय श्रृंखलाओं को देखा जो हर महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, जिनमें रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, यूराल, हिमालय, ड्रैकेंसबर्ग
और इधर आएंगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखा। इसके बाद महत्वपूर्ण नदियों पर हमने चर्चा किया, जिसमें मिसिसिपी नदी यूएसए में, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील और अन्य क्षेत्रों में अमेज़न नदी, अफ्रीका में हमने देखा कांगो या जायरे नदी और नील नदी के बारे में हमने चर्चा किया, यूरोप में हमने देखा वोल्गा, डैन्यूब और यूराल पर चर्चा किया। आपके एशिया के रीजन में हमने यांगजी नदी, सिक्यांग नदी और ह्वांगहो नदी चीन के रीजन में देखा। भारत के रीजन में अगर बात किया जाए तो मैंने सिंधु के बारे में बताया, सिंधु नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। प्रमुख उत्तर भारत की 3 महत्वपूर्ण नदी क्षेत्र हैं। जब हम ऑस्ट्रेलिया के रीजन में आते हैं तो हमने मर्रे, डार्लिंग, कूपर और स्वान नदियों पर चर्चा किया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक प्रीव्यू मैंने आपको रखा ज्योग्राफी का, किस हिसाब से हम फिजिकल रीजन पढ़ेंगे और प्रश्नों के माध्यम से चीजों को बेहतर तरीके से देखेंगे। तो कल सेम 10 बजे की क्लास में फ्रेंड्स आप सभी लोग मुझसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा और कल से हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, प्रश्न और उनके ऑप्शन और उससे जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है सबको आपको मैं डिलीवर करूंगा, जिससे आने वाला आपका एसएससी जीडी का एग्जाम निश्चित रूप से बेहतर साबित हो। इसके अलावा अन्य कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी निश्चित रूप से यह वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास से मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। हैव अ गुड डे, गुड लक। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों से आज के इस क्लास से अनुमति चाहता हूं। सभी लोग चैनल से जुड़िए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।